जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी में भी बायोलॉजी चल रहा है और ये लास्ट टॉपिक है सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हम आपको ब्रेन के बारे में बताए थे, स्पाइनल कॉर्ड एंड मेरुरज्जु के बारे में बताए थे, मध्य मस्तिष्क सीएनएस पीएनएस के भी बारे में बताए थे। आइए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल या कोशिका। यह कक्षा 9 और कक्षा 11 में मतलब एनसीईआरटी के कक्षा 9 और कक्षा 11th मतलब कक्षा 11वीं के आपका सेल नाम से चैप्टर होगा। उसमें हमको सेल के बारे में पढ़ना है। यह बायोलॉजी का अब लास्ट क्लास होगा एनसीईआरटी के अनुसार। और कुछ चैप्टर आपका होगा, वह चैप्टर जनरल कंपटीशन के हिसाब से मतलब यूज में नहीं है, इसलिए हम कुछ चैप्टर 1-2 स्किप कर दिए हैं। तो इसके कोशिका के बारे में हमको पढ़ना है कि कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी, ये टॉपिक है। ये टॉपिक हमको 5-6 टॉपिक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी, कोशिका के सिद्धांत, कोशिका के संरचना और कोशिका के कोशिकांग और कोशिका के प्रकार मतलब टाइप ऑफ सेल और कोशिका का विभाजन, डिवीजन ऑफ सेल, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो हेडिंग लगाइएगा कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी। कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी आपको पता होगा जो हमारा शरीर का, अब ये कोशिका होता क्या है, ये सामान्य जानकारी में हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। कोशिका होता क्या है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोशिका हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम सामान्य जानकारी में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा कोशिका, इसको लिख लीजिएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। चलिए लिखिएगा कोशिका के सामान्य जानकारी। क्या? कोशिका के सामान्य जानकारी लिखिएगा। हेडिंग बनाइएगा कोशिका के सामान्य जानकारी। हमारे स्टडी में 2 मुख्य पात्र हैं, रामगुप्त और रामगुप्त हो गया है जो एक मेल पर्सन का नाम है, और एक छोटकी हो गया, ये कोई फीमेल कैंडिडेट हो गया। तो इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे रामगुप्त है, यहाँ पे कौन है, तो रामगुप्त है। ये रामगुप्त क्या करता है, दिन भर खाना खाता है। क्या करता है? दिन भर खाना खाता है, मतलब ये दिन भर भोजन खाता है, भोजन करता है। तो भोजन करता है तो इसमें क्या, ये श्वसन का भी क्रिया करता होगा। श्वसन का क्या करता होगा, तो श्वसन का भी क्रिया करता होगा, जिसमें ऑक्सीजन को इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है, मतलब बाहर निकालता है, यही क्रिया करता होगा। उसका जब ये भोजन करता होगा, ये रामगुप्त जब भोजन करता है तो यह क्या चीज़ का निर्माण करता होगा, तो यह ग्लूकोज का निर्माण करता होगा, अर्थात C6H12O6 का निर्माण करता होगा। तो यह ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज के निर्माण करने के बाद यह बनाता क्या है, तो यह सेल का निर्माण करता है, सेल का निर्माण करता है, अर्थात कह ले तो कोशिका का निर्माण करता है। कि अगर मान लीजिए हम बचपन में बच्चे थे, उसके बाद हम जो बड़े हुए तो हमारा क्या चीज़ विकसित हुआ, सेलों का ही तो निर्माण हुआ। हम बचपन से लेके जब एक शिशु अवस्था में थे या एक भ्रूण अवस्था में थे, तो भ्रूण अवस्था में भी क्या विकसित हुआ, एक सेल का ही तो विकसित हो रहा है, सेल ही तो आगे बढ़ रहा है। शुरुआती में 150 सेलों का जो फर्स्ट वीक होता है, उसमें कितना 150 सेलों का निर्माण होता है। तो इसमें क्या हो गया, तो सेल के ही निर्माण के थ्रू क्या होता है, अगर मान लीजिए जिस दिन सेल का निर्माण होना बंद हो गया, उस दिन क्या हो गया, आदमी का समझ जाइए डेथ हो चुका है, तो सेल का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, सेल का निर्माण नहीं होता है।
तो ये क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति भोजन खाता है तो वह ग्लूकोज बनाता है, उस श्वसन का क्रिया करता है, श्वसन क्रिया करने के बाद क्या ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज के निर्माण से ही सेल का निर्माण होता है। खासकर सेल का निर्माण होता है प्रोटीन से, तो प्रोटीन भी तो हम भोजन के थ्रू खाएंगे, तो भोजन के थ्रू खाएंगे तो उसमें क्या सेल का निर्माण होगा। तो आइए इस फोटो को बना लीजिएगा, उसके बाद नीचे लिखिएगा, उसका तो नीचे लिखिएगा फोटो के नीचे कि कोशिका समस्त जीवधारियों का सूक्ष्मतम इकाई है। नीचे लिखिएगा कोशिका समस्त जीवधारियों का, जितना भी सजीव जीवधारी है उस सब में कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा कोशिका समस्त जीवधारियों का, कोशिका समस्त जीवधारियों का, कोशिका समस्त जीवधारियों का सूक्ष्मतम इकाई है, सूक्ष्मतम क्या है, सूक्ष्मतम इकाई है। मतलब हमारे शरीर में अगर सूक्ष्मतम इकाई कहा जाए तो क्या होगा, तो कोशिका होगा। कोशिका के बारे में आपको एक चीज और पता, फोटो बना लीजिएगा। कोशिका के बारे में आपको एक और चीज पता होगा कि कोशिका का जो खोज किया है वो कौन किया है, तो स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान ने किया है। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने किया है, उसका नाम है थियोडोर स्वान है। तो आइए लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका के सिद्धांत के बारे में। क्या लिखेंगे, कोशिका के सिद्धांत के बारे में। फोटो को बना लीजिएगा। हम आपको बताए हैं सामान्य जानकारी में कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है हमारे शरीर में। तो हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद ग्लूकोज बनता है श्वसन की क्रिया के बाद, और वही श्वसन की क्रिया के बाद क्या होता है, सेल का निर्माण होने लगता है, अर्थात कोशिका का निर्माण होता है। तो आप देखिएगा भ्रूण अवस्था से शिशु अवस्था से बालावस्था में, बालावस्था से युवावस्था में, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में होते रहते हैं। किसके कारण, सेलों के कारण। चलिए फोटो बना लिए होइएगा, आइए नीचे भी लिख लिए होइएगा। इसके बाद लिखिएगा कोशिका के सिद्धांत। क्या लिखिएगा, कोशिका का सिद्धांत। क्या लिखिएगा, कोशिका का सिद्धांत। क्या लिखिएगा, कोशिका के सिद्धांत। कोशिका के सिद्धांत क्या है, कोशिका के सिद्धांत। कोशिका के सिद्धांत का हम अब आपको बताए हैं, स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान ने दिया था। तो नीचे लिखिएगा कोशिका के सिद्धांत, कोशिका के सिद्धांत क्या दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान दिया हुआ था। कौन दिया हुआ था, स्लाइडेन एवं स्वान दिया हुआ था। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो लिखिएगा इसके नीचे एक और पॉइंट लिखिएगा, स्लाइडेन एवं स्वान दिया था। इन्होंने 3 मुख्य बिंदु कहा हुआ था। इन्होंने मुख्य 3 बिंदु कहा था। कौन कौन बिंदु कहा हुआ था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने 3 बिंदु कहा था। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जो कोशिका होती है वह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। संरचनात्मक का मतलब स्ट्रक्चर का बनावट, और क्रियात्मक मतलब क्रिया के रूप में। तो इन्होंने मतलब स्लाइडेन एवं स्वान ने 3 को बिंदु दिया था, मतलब 3 को पॉइंट बताया था अपने सिद्धांत में। उसमें प्रथम पॉइंट बताया था कि जो कोशिका होता है वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। संरचनात्मक मतलब बनाने वाला, बनावट का इकाई होता है।
उसके बाद सेकेंड में कहा हुआ था कि अगर कुछ जीवधारियों में एकल कोशिका होता कुछ जीवधारियों में एक कोशिका वाले जीवधारी होता है, तो उन्होंने कहा कि एक कोशिका वाले जीवधारी को एकल कोशिका बोलेंगे, और जब बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना हो उसे बहुकोशिका बोलेंगे। और थर्ड नंबर में उन्होंने कहा था कि कोशिका के बारे में, थर्ड नंबर में कहा हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसमें क्या होगा, कोशिका का जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कोशिका उत्पन्न होती है। तो इन्होंने क्या किया था, 3 को बिंदु दिया हुआ था। तो आइए लिखेंगे उसके नीचे कि इन्होंने मुख्य रूप से 3 बिंदु दिया था, 3 बिंदु दिया था। एक नंबर में लिखिएगा कोशिका, एक नंबर में लिखिएगा कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका हमारे शरीर का भी लिख सकते हैं या सीधे लिख भी सकते हैं कि कोशिका संरचनात्मक एवं कोशिका सजीव का, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, सजीव का, कोशिका सजीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेकेंड नंबर में लिखिएगा कि कुछ जीवधारी एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है, उसे एकल कोशिका बोलेंगे, उसे एकल कोशिका कहते हैं। क्या बोलेंगे, एकल कोशिका कहते हैं। जबकि कुछ जीवधारी बहुत कोशिकाओं से बना होता है, कुछ जीवधारी बहुत कोशिका से बना होता है, कोशिका से बना होता है, बहुत कोशिकाओं से बना होता है। कुछ जीवधारी बहुत कोशिका से बना होता है, जिसे बहु कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहु कोशिका बोलेंगे। बहु कोशिका, जिसे बहु कोशिका कहेंगे, जिन्हें क्या बोलेंगे, बहु कोशिका कहेंगे, जिन्हें क्या बोलेंगे, बहु कोशिका बोलेंगे। कोशिका का 3 सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने। 3 बिंदु कहा हुआ था, जिसमें प्रथम कहा था कोशिका सजीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कुछ जीवधारी एक कोशिका का बना होता है, उसे एकल कोशिका बोलेंगे, जबकि बहुत सारे कोशिकाओं से बना रहेगा उसे बहुकोशिका बोलेंगे। उसके बाद है क्या, प्रत्येक कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया होता है, अर्थात बायो केमिकल रिएक्शन होता है। आइए इसको लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। थर्ड नंबर पॉइंट लिखिएगा, प्रत्येक कोशिका में बायोकेमिकल रिएक्शन लिखिए या जैव रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक
क्रियाएं होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन चलता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन चलता है। अगर मान लीजिए कि जैव रासायनिक क्रिया अर्थात बायोकेमिकल रिएक्शन, अर्थात इसको बोलेंगे क्या, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन अर्थात बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जीवन क्रियाएं नहीं चलेगा। अर्थात आप कह लीजिए कि मान लीजिए बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, मतलब कोशिका का निर्माण ही नहीं होगा। तो निर्माण नहीं होगा इसका मतलब क्या है, मृत्यु अवस्था में है। तो आइए, यही बताया हुआ था कौन, यही बताया था कौन, श्राइडर-मिन्स्वान ने बताया था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जिसके परिणाम स्वरूप जीवन नहीं चलता है, अर्थात जीवन संभव नहीं 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 है। ये बताया हुआ था कौन, 3 गो पॉइंट। बट एक और वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो ने बताया, एक चौथा सिद्धांत उन्होंने दिया। तो नोट में लिखिएगा, रुडोल्फ विर्चो ने चौथा सिद्धांत दिया, नोट में लिखिएगा, रुडोल्फ विर्चो ने चौथा सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा, तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो प्रत्येक सेल जो बनी होती है वह एक मदर सेल से बनी होती है। अर्थात मान लीजिए कि आपको कहीं भी चोट लगा या आपका कट गया, तो वहां पे क्या ऐसा थोड़ी ना कि जहां पे कट गया वहां पे मतलब वहां पे पूरा नहीं होता है, होता है क्या, उसी तरह का सोमैटिक सेल से पूरा हो जाता है। अर्थात कह ले सोमैटिक सेल यह होता है, सोमैटिक सेल हम आपको बताए थे जब हम बायोलॉजी हम पढ़ा रहे थे, तो आपको वहां पे भी बता रहे, मतलब 4-5 क्लास पहले हम आपको बताए होंगे सोमैटिक सेल के बारे में, जहाँ पे रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था, मतलब जीवों में जनन चैप्टर। तो वहाँ पे हम सोमैटिक सेल के बारे में बताए थे। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि अगर मान लीजिए हमको कहीं चोट लग गया, कहीं कट गया, फट गया या घाव हो गया, तो वहाँ पे आप देखिएगा धीरे धीरे मतलब भर जाता है, वहाँ पे घाव भर जाता है। इसका मतलब क्या, सेल का निर्माण वहाँ पे हो जाता है। यही तो होता है ना सेल का निर्माण। तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि एक सेल से मतलब 2 सेलों का निर्माण होता है। अर्थात उन्होंने कहा था कि मदर सेल होता है, मदर सेल से 2 डॉटर यानी पुत्री सेल का निर्माण होता है। तो वही चौथा बात में लिखिएगा कि रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका का चौथा सिद्धांत दिया था। नोट में लिखिएगा, रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका का, अगर मान लीजिए हम पहले आपको चौथा सिद्धांत बता दें तो फिर यहाँ पे आपको पता नहीं चलता ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे नोट में लिखा है, बाद में बताया है कि रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका का चौथा यानी 4th सिद्धांत दिया। रुडोल्फ विर्चो ने चौथा सिद्धांत दिया, चौथा सिद्धांत दिया। और चौथा सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो सेल होता है वह पुत्री सेलों का निर्माण करता है, प्रत्येक जो सेल होता है वह पुत्री सेलों का निर्माण करता है। तो लिखिए, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक पूर्ववर्ती सेल कहने का मतलब कोशिका, प्रत्येक पूर्ववर्ती सेल अर्थात कोशिका, प्रत्येक पूर्ववर्ती सेल यानी प्रत्येक पूर्ववर्ती कोशिका अपने नई कोशिकाओं का जन्म देता है, नई कोशिकाओं का
का जन्म देता है, जन्म देता है, जन्म देता है। इसको आप लिखिए, ऊपर में इसका हम फोटो बनाते हैं, ऊपर में इसका फोटो बनाते हैं। प्रत्येक नई कोशिका का जन्म देता है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए, मान लीजिए हम जो बना रहे हैं वह एक सेल है, ई है, मान लीजिए यह एक सेल है, इसमें केंद्रक हो गया, ठीक है, इस सेल है, केंद्रक हो गया। इसके बाद यह किस राउंड में फिगर आएगा, तो ये इसका फिगर आएगा इस राउंड में, कि इस राउंड में फिगर आएगा। अभी यहाँ पे भी एक केंद्र बन गया, यहाँ पे भी केंद्र बन गया। इसके बाद यह नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा कि यह 2 राउंड में टूट जाएगा, 2 राउंड में टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसमें यहाँ केंद्र हो गया, इसमें यहाँ केंद्र हो गया, ठीक है। तो यही क्या होता है, रुडोल्फ विर्चो ने कहा हुआ था कि प्रत्येक पूर्ववर्ती कोशिका अपने नई कोशिकाओं का जन्म देता है। देखिए एक कोशिका था, यहाँ से यह 2 में डिवाइड हो गया, तो इस कोशिका को बोलेंगे मदर सेल, मदर सेल। इस कोशिका को क्या बोलेंगे, मदर सेल। और इस दोनों कोशिका को बोलेंगे क्या, पुत्री सेल। क्या बोलेंगे, डॉटर सेल या पुत्री सेल, यानी पुत्री कोशिका बोलेंगे, पुत्री कोशिका बोलेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक कोशिका से, मतलब प्रत्येक पूर्ववर्ती कोशिका से उसकी क्या, पुत्री कोशिका या नई कोशिकाओं का जन्म होता है। तो यही बात रुडोल्फ विर्चो ने बताया हुआ था। चलिए इसके बाद टॉपिक लिखिएगा, हेडिंग कोशिका का खोज, कोशिका का खोज। इसको आप लिख लीजिए, कोशिका का खोज। आपको पता होगा अगर आप कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज किया था कौन, रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के बारे में कौन, कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था कोशिका का खोज। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, मतलब 1665 के आसपास में। तो 1665 में कोशिका का सिद्धांत, मतलब कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया, तो उन्होंने अपनी एक पुस्तिका माइक्रोग्राफिया में वह चर्चा किया हुआ है कोशिका के बारे में। उन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिकाओं का खोज नहीं किया हुआ है, वह एक मृत कोशिका का खोज किया है। अर्थात कह लीजिए तो जो मरा हुआ कोशिका होता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो वह किस कोशिकाओं के बारे में बताया है, तो जनरली वह पादप कोशिकाओं के बारे में बताया, अर्थात जो पेड़ पौधा का होता है उस कोशिकाओं के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। वह कौन सी पादप है, तो उन्होंने ओक का वृक्ष जो होता है, मतलब ओक का एक वृक्ष है, उसके बारे में उन्होंने बताया था। और उसने बताया था कि इसमें मतलब कोशिका के बारे में सर्वप्रथम ओक के वृक्ष से उन्होंने बताया था, अर्थात पादप से। उन्होंने जंतु कोशिका के बारे में भी नहीं बताया था। और उन्होंने जो कोशिका के बारे में बताया था वह मृत कोशिका था। क्या था, मृत कोशिका था। उसके बाद 1674 में एक वैज्ञानिक आया लुवेनहॉक। लुवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं में, अर्थात तालाब से जीवित कोशिकाओं के बारे में उन्होंने खोजा था। क्या किया था, उन्होंने खोजा था। तो आइए हम लिखेंगे क्या, कोशिका के खोज। चलिए इसको लिख होइएगा, नहीं तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। आइए पढ़ेंगे हम कोशिका के खोज के बारे में। तो लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, कोशिका के खोज। लिखिएगा कोशिका के खोज। हेडिंग लिखिएगा, कोशिका के खोज, कोशिका के खोज। क्या लिखिएगा, कोशिका के खोज लिखिएगा। क्या लिखिएगा, कोशिका का खोज लीजिएगा। इसमें लिखिएगा रॉबर्ट हुक ने, इसमें लिखिएगा रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत के बारे में, कोशिका के सिद्धांत के बारे में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में बताया था। अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया
ग्राफिया माइक्रोग्राफिया में बताया था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इन्होंने पादप और मृत्यु कोशिका के बारे में बताया। इन्होंने पादप और मृत्यु कोशिका के बारे में बताया। और ये जो पादप है मृत्यु कोशिका के बारे में बताया। और ये जो पादप है, ये पादप कौन सा था? तो नीचे में लिख लीजिएगा, ओक का वृक्ष था। क्या था? ओक का वृक्ष था। क्या था? या नीचे यहीं पे लिखिएगा, लाइए यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है? इन्होंने पादप और मृत्यु कोशिका, इन्होंने पादप कोशिका, चाहे यहाँ पे लिखिए, इन्होंने पादप कोशिका के बारे में बताया जो कि मृत्यु था। इन्होंने ओक के वृक्ष के छाल का उपयोग किया था। वृक्ष के छाल का उपयोग किया था। वृक्ष के छाल का उपयोग किया था। वृक्ष के क्या किया था? छाल का उपयोग किया था, जिसमें इसे छोटे छोटे ब्लॉक मिला, छोटे छोटे ब्लॉक मिला। क्या मिला? छोटे छोटे ब्लॉक मिला। और जो छोटा छोटा ब्लॉक मिला उसी को क्या बोला गया? सेलुला। छोटे छोटे ब्लॉक मिला जिसे सेलुला कहा गया। सेलुला कहा गया। बाद में यह चलकर सेलुला कहा गया, जिसे बाद में चलकर क्या बनाया गया? जिसे बाद में चलकर कोशिका कहा गया। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का सिद्धांत के बारे में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में बताया। इन्होंने पादप कोशिकाओं के बारे में बताया है। इन्होंने पादप कोशिकाओं के बारे में बताया जो मृत्यु था। इन्होंने ओक के वृक्ष के छाल का उपयोग किया था, जिनमें छोटे छोटे ब्लॉक, यानी आप देखिएगा उसमें छोटे छोटे ब्लॉक रहता है, जिसे सेलुला कहा गया। जिसे क्या कहा गया? सेलुला कहा गया। नोट में लिखिएगा, रॉबर्ट हुक को कोशिका का फादर कहा जाता है। नोट में लिखिएगा, रॉबर्ट हुक को कोशिका का फादर कहा जाता है, अर्थात पिता कहा जाता है। तो चलिए नोट में लिखिएगा, रॉबर्ट हुक को, नोट नंबर 1 में लिखिएगा कि रॉबर्ट हुक को कोशिका का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। कोशिका का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। चलिए दूसरा नंबर नोट में लिखिएगा। दूसरा नंबर नोट वही था कि इन्होंने पादप कोशिकाओं के बारे में बताया था और मृत्यु था। चलिए इसको तुम लिखाई दिए हुए हैं। चलिए सेकेंड नोट लिखिएगा
कि जो हम आपको बताए थे कि लुवेन हॉक ने सेकेंड नोट में लिखिएगा, हम आपको बताए थे लुवेन हॉक ने 1674 में तालाब के जल से जीवित कोशिकाओं का खोजा था, जीवित कोशिकाओं के बारे में बताया था। तो लिखिएगा लुवेन हॉक ने जीवित कोशिका के बारे में, लुवेन हॉक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया, कोशिका के बारे में बताया था, जो तालाब के जल से प्राप्त किया था, जो तालाब के जल से प्राप्त किया था, जो तालाब के जल से प्राप्त किए थे। आइए इस नोट को लिख लिए। लुवेन हॉक ने यहाँ पे लिख दीजिएगा 1674 में जीवित कोशिकाओं के बारे में बताया था या सिद्धांत दिया था, जो तालाब के जल से प्राप्त किया था। चलिए लिख लिया होइएगा। इसके बाद लिखिएगा कोशिका के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु। कुछ तो हम आपको जब नियंत्रण व समन्वय बता रहे थे उस समय भी आपको हम कुछ बता दिए थे। जैसे हम आपको बताए थे कि शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन होता है, बताया था आपको पिछली क्लासों में। कौन होता है? तो न्यूरॉन होता है। और मेल में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? तो स्पर्म होता है। या फीमेल में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? तो आरबीसी होता है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो एग होता है, अर्थात अंडा होता है। उसके बाद अगर पूरा कोशिकाओं के बारे में बोले कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है। तो आइए इसी के बारे में लिखेंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? तो जो मेल और फीमेल वाली बात आ गया, छोटी और बड़ी, वहीं पे होता है। तो आइए हम उसी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको लिख लिए होइएगा। लिखिएगा कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। लिखिएगा कोशिका के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख सकते हैं। बिंदु इसमें लिखना क्या है? तो इसमें लिखिएगा सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका किसको बोलते हैं? सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे छोटी कोशिका। इसको लिख लीजिएगा। यह हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में पूछता ही रहता है। ये तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन इसके बाद जो लिखाएंगे, जो हम आपको ब्रेन वाले चैप्टर में बताए, तो नियंत्रण व समन्वय वाले चैप्टर में बताए थे, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन होगा? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद लिखिएगा, पुरुष में सबसे लंबी कोशिका। पुरुष में सबसे लंबी कोशिका कौन हम बताए थे? बताइए जल्दी कमेंट में, कौन बताए थे कोशिका? तो सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन होता है। कौन होता है? न्यूरॉन होता है।
उसके बाद पुरुष में सबसे छोटी कोशिका, पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन बताए थे? छोटी कोशिका। तो छोटी कोशिका के बारे में बताए थे स्पर्म होता है। तो पुरुष में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, ठीक है। और महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका कौन होगा? तो आरबीसी होगा। कौन होगा? आरबीसी होगा। उसके बाद मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य कह ले तो कौन? मेल और फीमेल दोनों, अर्थात मानव कह ले तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो सबसे बड़ी कोशिका आपका हो गया कौन होता है? एग होता है, अर्थात अंडाणु होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछता ही रहता है, कन्फ्यूजन होता है बच्चा को यहीं से यहीं। ये जो 4 गो पॉइंट है इसी में बच्चा को कन्फ्यूजन होता रहता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज आने की जरूरत नहीं है। सबसे लंबी पूछे तो कौन बताएंगे? न्यूरॉन बताएंगे। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो क्या बताएंगे? पुरुषों पूछ ले या मनुष्य पूछ ले, मतलब मेल और फीमेल दोनों में, यानी पुरुष पूछे या मनुष्य पूछे, कन्फ्यूज आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुरुष पूछे या मेल पूछे, दोनों में सबसे छोटी कोशिका कौन होगा? स्पर्म होगा। महिला पूछे या मनुष्य पूछे, सबसे छोटी ओनली महिला, अगर मनुष्य पूछ देगा तो कौन हो जाएगा? छोटी कोशिका स्पर्म हो जाएगा। लेकिन महिला पूछेगा तो महिला में कौन होता है? आरबीसी होता है। और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका पूछे, अर्थात मेल फीमेल में दोनों में से किसी में बड़ी कोशिका पूछे तो क्या होगा? एग होगा। सबसे बड़ी कोशिका किस में होता है? एग होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। और इधर हो गया, ये बहुत पुराना, ये दोनों हो गया है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है। इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद कल की क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ कोशिका, और कोशिका के संरचना के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में? जैसे कोशिका की संरचना हो गया, जैसे मान लीजिए सील वॉल हो गया, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं के बारे में जनरली हमको डिफरेंस या उसके बारे में अध्ययन के बारे में बताएंगे। हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको डिफरेंस कभी रटना ही नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। आप फोटो देख के आप आंखों के सामने आप खुद रिप्लाई दीजिएगा, खुद आप आंसर दीजिएगा किसमें क्या होता है किसमें नहीं होता है। अगर आपको सेशन अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ सुझाव की ज़रूरत होता है आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। जय हिंद।